अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मींस के जिस चीज़ पे लेक्चर हम बनाने लगे हैं, ठीक है, जिस चीज़ पे मैं लेक्चर देने लगा हूँ वो टॉपिक है आपका टेंसेस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। मींस के जिसको टेंस आते हैं तो उसको ग्रामर आती है, जिसको ग्रामर आती है उसको इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश आती है उसे बोलना आता है, ठीक है। तो आज हम बेसिक सीखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, टेंसेस के रूल्स क्या हैं, हम टेंसेस की पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या टेंसेस का इस्तेमाल क्या है। तो आज हम सारा टेंसेस के बारे में देखेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट समझ लें, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं आज एक ऐसा लेक्चर बनाने लगा हूँ जो आपको आसान वे में समझ आ जाए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाय किए बगैर, ठीक है। टेंसेस, हाँ भी टेंसेस क्या हैं? टेंसेस का मतलब ज़माने, ठीक है। अब ज़माने क्या होते हैं? तो ज़माने जो होते हैं यही जो आपका वक्त है, जो आपका टाइम है, वही ज़माने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली टेंसेस को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक हम टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम में, ठीक है, और एक हम टेंस को डिवाइड करते हैं वर्क में, ठीक है। एक वर्क हो गया, एक टाइम हो गया, ठीक है। बेसिकली है भी यही चीज़। टेंस क्या है? या तो टाइम है या वर्क है। अब हमने टेंसेस को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक टाइम में और एक वर्क में। फिर हम फर्दर टाइम को देखते हैं कि हमारे पास टेंसेस में कितनी तरह का टाइम होता है बेसिकली, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ टोटल जो वक्त है, जो इसके मुताबिक ये मीन्स के ज़िंदगी चल रही है, ये निज़ाम चल रहा है, वो तीन तरह का वक्त है, ठीक है। नंबर वन जो आपका वक्त है वो है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, टेंस का मतलब वही ज़माना या वक्त वगैरह, ठीक है। उसके बाद नंबर टू जो है आपका वो है पास्ट टेंस। मीन्स के जो आपका वक्त गुजर चुका है, ये वही टाइम है, वक्त है, ठीक है। और नंबर थ्री पे आपके पास आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स के जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला टाइम है, यही है। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब मौजूदा वक्त, ठीक है। अब पास्ट टेंस का मतलब गुजरा हुआ वक्त, ठीक है। और फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला वक्त, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मौजूदा वक्त, जो आजकल ये मौजूदा जो दौर है, जिस दौर में आप रह रहे हैं, मौजूदा है। मीन्स के जो आज था, हमारा जो आज का दिन था वो हमारे लिए मौजूदा था, ठीक है। इस वजह से पास्ट टेंस गुजरा हुआ वक्त, मीन्स के जो हमारा कल गुजर चुका है वो गुजरे हुए वक्त में आ जाएगा। फ्यूचर टेंस आने वाला टक्स, मीन्स के जो आने वाला कल है वो हमारे लिए फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर मीन्स के आने वाला वक्त है, ठीक है। ये तो था हमारा टाइम। अब वर्क को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे भाई? वर्क को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। टाइम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास टाइम 3 तरह का ही है। या तो ये मौजूदा वक्त है हमारे पास, ठीक है, या तो हमारा जो वक्त गुजर चुका है वो है, या जो आने वाला वक्त है वही है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी वक्त नहीं है, ठीक है। अब अगर वर्क को देखा जाए तो वर्क को हम टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है आपका इंडेफिनिट। सॉरी, इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट क्या होता है भाई? ये कौन सा वक्त होता है? मीन्स के ऐसा वक्त होता है ये जिसमें काम या तो ना ही काम वो अधूरा होता है। मीन्स के ये जो काम है, ये काम कौन सा होता है? ये वो काम है या तो ये ना तो मुकम्मल काम होता है ना ही अधूरा होता है, बल्कि ये गैर मुतय्यन या गैर वाज़ेह होता है, ठीक है। ऐसा काम जो मुकम्मल भी ना हो और अधूरा भी ना हो, बल्कि गैर मुतय्यन या गैर वाज़ेह हो, वो इंडेफिनिट होता है आपका काम। उसके बाद जो दूसरा काम होगा वो आपका होगा कंटिन्यूअस। ऐसा काम जो आप कर रहे हो, जारी हो। फ़र्ज़ करें अगर मैं लेक्चर जो दे रहा हूँ ये मैं जारी है, तो ये आपका कंटिन्यूअस काम है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा कंटिन्यूअस काम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे होता है परफेक्ट। ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका
परफेक्ट काम। उसके बाद आप पे नंबर 4 पे है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऐसा, अगर इस टेंस को देखा जाए, इस काम को देखा जाए, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है एज अ ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये काम मुकम्मल भी होता है और जारी भी होता है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे मुकम्मल होता है और कैसे जारी होता है। अब इनडेफिनिट का मतलब ऐसा काम जो ना ही मुकम्मल हो ना ही अधूरा हो, जिसको हम, इस काम को क्या कहते हैं, मुतलक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस का मतलब ऐसा काम जो जारी हो, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट का मतलब ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, और ये क्या है, मुकम्मल भी हो और जारी भी हो, ठीक है। अब हम ये सारे काम हर ज़माने में, हर टेंस में पढ़ेंगे। मींस कि हमारे पास 3 ज़माने हैं, तो हम इन 4 कामों को इन 3 ज़मानों में, इन 3 वक्तों में ही पढ़ेंगे कि कैसे ये काम जो है ना प्रेजेंट में कैसे होते हैं, पास्ट में कैसे होते हैं और फ्यूचर में कैसे होते हैं, और हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस टेंस को करते हैं, प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं, और प्रेजेंट के सबसे इनडेफिनिट काम को लेते हैं। अब प्रेजेंट सबसे पहले आपका है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, इनडेफिनिट को। तो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करें, जगह हमारे पास थोड़ी है तो इसको आप क्या करें, फिलहाल रेज कर दें। ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। हाँ भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम कहाँ से स्टार्ट करें भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये आपका है फेल हाल मुतलक, फेल हाल मुतलक। मीन्स के ये जो काम है, हाल का मतलब मौजूदा और मुतलक का मतलब ना ही मुकम्मल हो ना ही अधूरा हो। तो मीन्स के ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में हो और ना ही मुकम्मल हो ना ही अधूरा हो, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये होगी, आपको तारीफ समझ आ गई। अब सबसे पहले हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, अगर हम उर्दू में पहचान करना सीख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू मीन्स कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। उर्दू में इसकी पहचान के जुमलों के आखिर में, उर्दू जुमलों के आखिर में, उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता, वगैरह वगैरह, ठीक है। मीन्स कि ऐसा जब भी हम जुमला उर्दू में पढ़ेंगे, अगर उस उर्दू के जुमले में आखिर पे आ जाता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह, तो वो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम ये उर्दू में पहचान जानेंगे कि क्या आखिर में आता है, ता है, ती है, ते हैं वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसको आप इमदादी फेल कहते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इमदादी फेल। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इमदादी फेल होते हैं वो होते हैं डू और डस, ठीक है। एक डू इस्तेमाल होता है और डज इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब डू और डज इस्तेमाल तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, लेकिन जब इसका सादा जुमला बनाएंगे, लेकिन सादा जुमलों में इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होते, इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। जब भी सादा जुमला बनाएंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल
नहीं करेंगे, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। कब इस्तेमाल होते हैं? जब हम नेगेटिव जुमला बनाते हैं, मनफी जुमला, इंटरोगेटिव जुमला बनाते हैं, जब सवालिया जुमला बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव में, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कि इसमें वर्ब कौन से आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? वर्ब जिसको आप क्या कहते हैं? फेल, कि मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इमदादी फेल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। क्या चीज़? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा। हेल्पिंग वर्ब जिसको आप इमदादी फेल कहते हैं, डू और डज इस्तेमाल होगा, लेकिन सादा जुमलों में इमदादी फेल मीन्स के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम क्या है इसके जुमले बनाना सीखते हैं कि कैसे आप जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुमले बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका वही सादा जुमला जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमला या जिसको आप मुस्बत जुमला भी कह सकते हैं। अब इसका जुमला कैसे बनाएंगे? अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, जुमला बनाने का तरीका बना लिया। अब कोई एग्जांपल दें, एग्जांपल से जिससे आपको वाज़ेह समझ आ जाए कि वाकई ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि ये मुस्बत जुमला है, सादा जुमला है, तो मैंने कहा सादा जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से मैंने क्या किया? सब्जेक्ट लिखा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल में कैसे समझ आएगी। अगर मैं उर्दू में देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो कॉलेज जाता है। अब ता है आपकी पहचान आ गई। ये मैंने बताया था कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह, ये ता है, ठीक है। तो आखिर में फ़िक्रे के आखिर में आ गया, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में वो कॉलेज जाता है। अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये आपका वो जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉलेज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसको ये आपका फ़ाइल हो गया, ये मफूल हो गया, और ये जो जाना जो है ये आपका वर्ब है, ठीक है। और आगे जो है ना हेल्पिंग वर्ब वो लास्ट में मीनिंग में दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका? वो, तो वो के लिए इस्तेमाल क्या आएगा? वो कॉलेज आता है तो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यह है जाना है, तो जाने की इंग्लिश क्या है? गो आ जाएगा, ठीक है। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो क्या बात है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन से होंगे? ही, शी, इट। जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम आ जाता है कोई, तो उसके साथ हमने क्या करना है? एस या ई एस का इजाफा कर देना उसकी वर्ब के साथ। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम आ जाता है तो उसकी वर्ब के साथ हमने क्या करना है? एस या ई एस का इजाफा कर देना है, ठीक है। अब वर्ब क्या है? ये है गो, ठीक है। तो ये ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम, तो ही क्या है? यहाँ पे आ गया, तो हमने इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एस किसके साथ इस्तेमाल करना है और ई एस किसके साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे देख जाएं, अगर आपके वर्ब के आखिर वाले जो अल्फाज हैं वो कौन से आ जाते हैं? एस एच, सी एच, एस एस, एक्स या ओ आ जाते हैं, तो उसके साथ ई एस लगेगा, और बाकी जितने भी आएंगे सब के साथ एस लगेगा, ठीक है। अब वर्ब के आखिर में ओ आ रहा है तो ये और आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ई एस। तो क्या आएगा? ही गोज़, और ये जाने की इंग्लिश आ गई। अब जो है ना वो किस में जाता है? कॉलेज में जाता है, तो क्या करेंगे? टू लगा के कॉलेज लिख देंगे,
ये टू क्यों लगाया, ये प्रीपोजिशन है, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, तो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता रहता है। तो ही गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है, ये एग्जांपल आ गई। ठीक है, अब जब हम इसका नेगेटिव जुमला बनाएंगे, ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमला या मुस्बत जुमला। अब नंबर 2 पे आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको आप मनफी जुमला भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जुमला बनाने का कैसे तरीका होगा, सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शर्त ये थी कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, मीन्स कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन बाकियों में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ौल जिसको कहते हैं वो क्या है, डू और डज। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसमें के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर नेगेटिव है तो डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, नॉट, उसके बाद वर्ब और प्लस आपका आखिर में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल बना लें। आप यही एग्जांपल कहते, वो कॉलेज जाता है, अगर मैं मनफी बनाऊं तो मैं क्या कहूँगा, वो कॉलेज नहीं जाता है। अब जब वो कॉलेज नहीं जाता है तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सब्जेक्ट वही आ जाएगा ही और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज दो हैं कि डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, डू किसके साथ इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात है, सादा सी बात है, जो मैंने आपको समझाई, कहाँ पे समझाई कि ही शी इट या सिंगल नाम के साथ SEIS का इजाफा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे SEIS वाला खेल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ही शी इट और सिंगल नाम के साथ डज इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के साथ डू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ही शी इट या सिंगल नेम के साथ डज इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के साथ डू इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे SEIS वाला सीन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ही है तो इसके साथ क्या करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे, ही डज, उसके बाद नॉट क्या है, नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है आपका जाना है, तो क्या ही डज नॉट, जाने की इंग्लिश गो होती है, ही डज़ नॉट गो फॉर प्रीपोजिशन, और आखिर में आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप मफूल कहते हैं, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आपका अफर्मेटिव आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, उसके बाद आपका क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप सवाल या जुमला कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप सवाल या जुमला कहते हैं। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपका सवाल या जुमला है वो कैसे बनता है, उसका जुमला बनाने का तरीका क्या है, उसका जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मैंने यहाँ पे HV लिखता हूँ, शॉर्ट लिखता हूँ, H से हेल्पिंग और V से वर्ब। ठीक है, प्लस उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, वर्ब, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क भी देना है। ठीक है, एग्जांपल सादा से भी बता दें, हमें और एग्जांपल बताने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को ले, वो कॉलेज जाता है। ठीक है, अब इसको सवाल बनाऊँ तो मैं क्या कहता हूँ कि क्या वो कॉलेज जाता है। जब मैं लिखूँगा कि क्या वो कॉलेज जाता है तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगर वो ही है तो उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, डज़ करेंगे, डज़ ही, और वर्ब क्या है, जाना, गो, और टू, और आखिर में वही आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मफूल आ जाएगा। डज़ ही गो टू स्कूल, लफ्ज़ वही हैं, सिर्फ ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है ना आगे पीछे हो रहा है, तो आपके सवालिया भी बन रहा है, मनफी भी बन रहा है और सादा भी बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के जुमले हो गए। लास्ट में आपका एक बच गया, अब तीसरा, अब चौथा एक आपका बचा हुआ है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, वो है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये नेगेटिव अलहदा से पढ़ा, इंटेरोगेटिव अलहदा से पढ़ा, ये मनफी था, ये सवाल था। अब मैं कहता हूँ ऐसा जुमला हो जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपने क्या लिखना है, सॉरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख के उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये कौन सा है आपका, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सवाल या मनफी जिसको कहते हैं आप, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको आप सवाल या मनफी कहते हैं। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, नॉट लिखना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। अब एग्जांपल ले लें,
मैं कहता हूँ कि इसी जुमले को ले लेता हूँ, वो क्या मैंने यहाँ पे सवाल बनाया था, क्या वो कॉलेज जाता है। अब मैं कहता हूँ कि क्या वो कॉलेज नहीं जाता है। ठीक है, मैं पूछ भी रहा हूँ और कंफर्म भी कर रहा हूँ कि क्या वो नहीं जाता है, मुझे शक है कि वो नहीं जाता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो कॉलेज नहीं जाता है। तो क्या आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, डज आएगा, क्योंकि ही आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, डज ही, अब नॉट का नॉट लगा देंगे, वर्ब जाना है गो आ जाएगा, डज ही नॉट गो, उसके बाद प्रीपोजिशन टू आ जाएगी और ऑब्जेक्ट जो है ना आपका कॉलेज है तो कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कूल वगैरह की एग्जांपल दी। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज की दी और वहाँ पे भी मैंने कॉलेज की दे दी। तो आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा, तो वो आपका जो है ना कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने टेंस पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि सादा जुमला कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा कि नेगेटिव से जुमला कैसे बनता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि इंटेरोगेटिव जिसको सवाल जुमला कहते हैं वो कैसे बनता है, और उसके बाद पढ़ा आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसको सवाल मनफी कहते हैं। अगर इसके बाद एक और सवाल भी होता है, क्योंकि ये जो सवाल हमने पढ़ा है इसमें वो पूछ रहा है क्या वो करता है, क्या वो आता है, वो क्या जाता है, मीन्स कि इसका आंसर जो बनता है बेसिकली वो हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते। वो कैसे क्वेश्चन होते हैं भाई, वो होते हैं आपके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको रेज कर देते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं भाई, सबसे पहले आपके आते हैं वर्ड WH फैमिली। मैं आपको बताता हूँ कि WH फैमिली क्या होती है। ठीक है, WH फैमिली, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है, अब WH फैमिली क्या होती है, ऐसे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट हों, मीन्स के कौन से, ये पहला वाई लिख लें आप। ठीक है, उसके बाद वैन लिख लें, उसके बाद वेयर लिख लें, उसके बाद WH ऐसे विच लिख लें, उसके बाद WH हो लिख लें, उसके बाद HOW हाउ लिख लें। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो आपके WH फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल बताऊं, मैं कहता हूं कि वो कॉलेज क्यों जाता है, वो कॉलेज क्यों, अब क्यों की इंग्लिश क्या है, स्टार्ट में आ जाएगी, वाई आ जाएगा, रीज़न पूछ रहा हूँ, वाई, वो सिंगल ही है तो उसके साथ इस्तेमाल क्या आएगा, डज आएगा, वाई डज ही गो टू स्कूल या कॉलेज, आप कोई भी लिख दें। ठीक है, और सोचता ये तो होता है आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज आपने कौन सा टेंस कंप्लीट किया अभी तक, आपने कंप्लीट किया है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मींस के प्रेजेंट टेंस में आपने इंडेफिनिट को आज पढ़ लिया है। इंडेफिनिट की आपने पहचान क्या की है कि उर्दू में पहचान जो होगी वो फ़िक्रे के आखिर में या जुमले के आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं, ती हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपने पहचान की कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इमदादी फ़ेल होते हैं वो डू और डज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये भी जाना कि डू और डज किसके साथ इस्तेमाल है, डू मीन्स के डज ही शी इट या सिंगल नाम के साथ इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ डू इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये भी जाना कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जब नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे या डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे या जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हमने क्या है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये भी जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे जुमलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये इंडेफिनिट था, उसके बाद दूसरा जो हमारा था काम वो कंटिन्यूअस था। अब हम प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि कंटिन्यूअस को कैसे कवर किया जाता है। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम पहचान कैसे करेंगे, उर्दू में कैसे पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू। आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, उर्दू में कैसे पहचान होगी, उर्दू में पहचान ये होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूँ, इसी तरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आएगा क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह वगैरह इस तरह के। ठीक है, और उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, HV हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब की जो है ना वो होगी आपकी इज़, एम और आर। और वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी, वर्ब की जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा कर देंगे, जिसको आप इंग फॉर्म भी कहते हैं या आप इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा करना है, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, इज़, एम, आर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आपके 3 है, इज़, एम, आर। अब जो है ना आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम यूज़ होगा, एम है जो वो सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद इज़ जो होगा वो किसके साथ होगा, ही, शी, इट या सिंगल नाउन। सिंगल नेम के साथ क्या है आपका इज़ इस्तेमाल होगा। बाकी बच गया आपका आर, और बाकी सब के साथ आर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें जान ली। ठीक है, अब वही जुमला बनाना सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपने जुमले बनाने का तरीका सीखा था, पहले भी सीखा है। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको आप मुस्बत जुमला भी कहते हैं या सादा जुमला भी कहते हैं। जुमला या सादा जुमला। ठीक है, मुस्बत जुमला या सादा जुमला। ठीक है, ये कैसे बनता है, ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखनी है, वर्ब, और उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल बताएं। एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो किताब पढ़ता है, वो किताब पढ़ रहा है। अब देखें आखिर में क्या आगे पहचान, रहा है, तो मैंने क्या कहा था, आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं मगर। तो वो किताब कर रहा है तो क्या आएगा, वो एक है तो क्या आएगा, ही के साथ क्या होता है इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब इज़, ही इज़। और फर्स्ट पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। ठीक है, READ। और इसके साथ हमने ING का इजाफा करना है तो क्या बन जाएगा, रीडिंग, ही इज़ रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, तो आर्टिकल दा लगा के हमने क्या लगना है, बुक लिख देना है। ही इज़ रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, उर्दू इंग्लिश से पहचान क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगी होगी और हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हमें इससे पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब ING भी लगी हुई है और साथ में इज़ भी लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगा हुआ है। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये तो अफर्मेटिव या सादा जुमला। उसके बाद अगर हम नेगेटिव जुमला बनाना चाहें, नेगेटिव सेंटेंस जिसको आप मनफी जुमला कहते हैं, ये किस टेंस में बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हमने नॉट का इजाफा करना है और फिर वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है।
तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ, वो किताब पढ़ रहा है, मैंने वहाँ पे कहा था, और मैं कहता हूँ यहाँ पे वो किताब नहीं पढ़ रहा है, तो क्या आएगा, ही इज़ लिया है, सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ इज़ आएगा, ही इज़, नॉट का नॉट आ जाएगा, और पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है तो इसके साथ आई एन जी रेफर करेंगे तो रीडिंग बन जाएगा। ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम सवालिया को देखें, जिसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप सवाल या जुमला भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, यही है कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जांपल दें भाई इसकी, क्या एग्जांपल दें, मैं यहाँ पे एग्जांपल को चेंज कर लूँ, मैं कहता हूँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब आऊँगा तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा, मैं आई आ जाएगा, एम आई, और पढ़ने की इंग्लिश क्या है, रीडिंग, रीड, तो आई एन जी बन जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग, एम आई रीडिंग द बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये भी सवालिया बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सवालिया मनफी, अगर सवालिया मनफी बनाना चाहें तो कुछ भी नहीं करना, ये वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ वर्ब से पहले आपने क्या करना है, नॉट का इजाफा कर देना है, तो क्या आएगा, एम सब्जेक्ट आई, और वर्ब लगाने से पहले नॉट लगा देता हूँ, एम आई नॉट रीडिंग द बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सवालिया मनफी हो गया। अगर डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे, डबल सवालिया बनाएंगे, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। नहीं भाई, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने WH फैमिली वाले अल्फाज लगा देने हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, डबल सवालिया भी बन जाएगा। क्या अब मैं कहता हूँ कि मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या आएगा, वाई एम आई नॉट रीडिंग द बुक, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपका ये डबल सवालिया भी बन गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपका कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड काम जो था वो था परफेक्ट। आपके पास जो काम थे टोटल यही थे ना, एक था आपका इंडेफिनिट और दूसरा था आपका कंटिन्यूअस, जो अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद तीसरा था आपका परफेक्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार काम है, दो हमने पढ़ लिए हैं, अब तीसरा हमें स्टार्ट करना है। तीसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट जो पढ़ रहे हो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में उर्दू फिक्र के आखिर में क्या आता है, जो पहचान है आपकी, वो क्या आता है, उर्दू फिक्र के आखिर में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या क्या आता है, लिया है, ली है, लिए हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये थी उर्दू की पहचान। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, जिसको आप एच भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, हैज़ और हैव इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी इस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में उर्दू फिक्र के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, या लिया है, लिया है, वगैरह वगैरह। और हेल्पिंग वर्ब आके आती है हैज़ या हैव, और उसके बाद वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। बाकी वही सेम होगा, कैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सादा जुमला जो है वो कैसे बनेगा, वही सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, हैज़ और हैव वाला, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और बाकी चीज़ें। अब ये एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होगा और हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा। वही कहानी है, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ हैज़ इस्तेमाल करना है, और बाकी सब के साथ हैव इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ हैज़, और बाकी सब के साथ हैव। अब कोई एग्जाम्पल बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि
मैं कहता हूँ कि उसने, या मैं कहता हूँ कि मैंने वाइट बोर्ड पर लिख लिया है। मैंने वाइट बोर्ड पर लिख लिया है। ठीक है, आखिर में लिया है आ रहा है, मैंने वाइट बोर्ड पर लिख लिया है। ठीक है, तो क्या है, सब्जेक्ट मैं हूँ, तो क्या मैं की इंग्लिश क्या बनेगी, आई आएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, ही शी इट, और सिंगल नाम के साथ तो हैज़ आता है, लेकिन ये उसमें नहीं आता आई, तो क्या आएगा, आई के साथ हैव। आई हैव, मैंने वाइट बोर्ड पर लिख लिया है। मेरा काम जो क्या है वो लिखना है। अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, लिखने की इंग्लिश बता दें भाई, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती है ना। तो आई क्या आएगा, आई हैव राइट फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, और रिटन जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म है। तो क्या आएगा, आई हैव रिटन। ठीक है, मैंने वाइट बोर्ड पर लिख लिया, आई हैव रिटन ऑन द वाइट बोर्ड। सब आपका ऑब्जेक्ट है वो वाइट बोर्ड है, तो ऑन द वाइट बोर्ड, मैंने वाइट बोर्ड पर लिख लिया, आई हैव रिटन ऑन वाइट बोर्ड या ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक है, ये आपका था सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आप अगर बनाना चाहें नेगेटिव, अब नेगेटिव में कौन सा आसान मुश्किल है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले नॉट का इजाफा करना होता है। ठीक है, अगर इससे यही देखा जाए तो क्या आएगा, आई हैव नॉट रिटन ऑन द वाइट बोर्ड, मैंने वाइट बोर्ड पर नहीं लिख लिया है। ठीक है, अब नेगेटिव और अफर्मेटिव मैंने सेम बना दिया, इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। उसके बाद चलो हमने इंटेरोगेटिव को पढ़ लेते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप सवाल या जुमला भी कहते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है भाई, बड़ा मुश्किल काम है, वो कुछ भी नहीं है मुश्किल। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब कर देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद वही वर्ब का वर्ब रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क कर देना है। अब इसकी हमने एग्जांपल भी इधर से बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि वो स्कूल सवाल है ना, क्या वो स्कूल जा चुका है, तो क्या वो स्कूल जा चुका है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वो ही शी इट है, तो क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़। वो स्कूल जा चुका है, मेल है, तो क्या आएगा, ही, हैज़ ही, और काम क्या है उसका, जाना। तो इधर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब अगर इसको नेगेटिव बनाएं, इसके सवाल भी हो नेगेटिव भी हो, तो क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है। वर्ब से पहले आपने नॉट का इजाफा कर देना है, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है। अगर इसको डबल सवाल बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, व्हेन लिख दें स्टार्ट में, व्हेन हैज़ ही नॉट गॉन स्कूल, वो कब स्कूल नहीं जा चुका है। ठीक है, तो ये डबल इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, आपका क्या है, अब इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया, परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया, लास्ट में बचा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट में सिर्फ एक ही टेंस है, इसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो मुकम्मल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस को। परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में। तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको आप फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है, या ती रही हैं, ठीक है, वगैरह। एक और शर्त भी है, कभी कभी इसमें ये भी आ जाता है फ़िक्रे के आखिर में, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि
ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह, ये तो सिर्फ कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल होता था, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें कैसे ये डिफरेंस पता चलेगा? कोई इसकी कोई निशानी, कोई इसका कोई हिंट्स बताएं कि पता चल जाए कि ये कंटिन्यूअस है या परफेक्ट। इससे तो पता चल जाता है तारा है, ती रही है, चलो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इससे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे भी रहा है, रही है, और कंटिन्यूअस में भी आता था रहा है, रही है, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, उसकी भी एक निशानी है, उसकी भी एक पहचान है। जब फ़िक्रे के आखिर में आ रहा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसके साथ वक्त का भी जिक्र होगा, वक्त का भी जिक्र होगा, वक्त भी बताया गया होगा, टाइम भी बताया गया होगा। अब इससे समझ नहीं आती कैसा वक्त होगा, क्या वक्त होगा। इसके लिए एक और भी निशानी है, वो क्या होगा कि इस सेंटेंस में फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? सिंस और फार का इस्तेमाल भी होता है, सिंस और फार भी लगा होगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी या वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी। हाँ भाई, आपका सवाल वैलिड है। हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगी वो होगी हैज़ बीन और हैव बीन। कुछ भी हमने नहीं करना, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव पढ़ा था उसके आगे हमने बीन का इजाफा कर देना है। और इस टेंस में वर्ब की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? वो वही फॉर्म होगी जो हमने कंटिन्यूअस में पढ़ी थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। अब जुमले बनाने में इसका थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके जुमले कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर तो वैसा होगा जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें कि हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे, सेंटेंस जिसको सादा जुमला या मुस्बत जुमला कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते थे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते थे वर्ब, और उसके बाद हम लिखते थे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हमने सिंस या फार का इस्तेमाल भी मिलेगा, हमें सिंस या फार भी मिल सकता है ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब क्या, हाँ भाई, कैसे मिलेगा, कैसे ये जुमले बनेंगे? कोई एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ, मैं 10 मिनट से लेक्चर दे रहा हूँ, मैं 1 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ। अब मैं क्या है, काम तो जारी बता रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं वक्त भी बता रहा हूँ, टाइम भी बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त से लेक्चर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लफ्ज़ है सिंस या फार, मीन्स कि ये या की अलामत है, तो इसका मतलब इनमें से एक चीज़ इस्तेमाल होनी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सिंस कहाँ पे होगा और फार कहाँ पे इस्तेमाल होगा। हाँ भाई, इसकी भी एक निशानी है, इसकी भी एक पहचान है। क्या वो पहचान है? मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा होता है वक्त कन्फर्म होता है, जिसको आप टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं, मुद्दत होती है, कोई वक्त होता है, बताया गया होता है। इसको होता है टाइम ऑफ पॉइंट, मीन्स कि वो नुक्ता बताया गया होता है कि कौन सा वक्त है। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंस और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फार। अब सिंस में क्या आएगा? अगर मैं कहता हूँ कि 1 घंटे से या 2 घंटे से, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं 1 घंटे से लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं 8 बजे से लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ 8 बजे से लेक्चर। अब 1 घंटा, अब 8 बजे, अब मैंने वहाँ पे यहाँ पे टाइम बताया, मुद्दत बताई, वक्त कितना हो गया, और यहाँ पे मैंने वो पॉइंट भी बता दिया वक्त का कि वो कौन सा वक्त है, वो 8 बजे है। या मैं कहता हूँ कि मैं 1 दिन से जो है ना वो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, 1 दिन से काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं जो है ना ऐसा कहें कि मैं अतवार से पढ़ा रहा हूँ, अतवार से जो है ना लेक्चर दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे दिन का नाम बता दिया। मैंने यहाँ पे दिन कहा था और वहाँ ने मैंने दिन का नाम भी बता दिया, तो वहाँ पे मैंने अतवार कह दिया, ठीक है। अब सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा था, फार की बजाय सिंस लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ आपने का आना है फार और यहाँ आना है आपका
सिंस। ठीक है, तो 8 बजे से घड़ी का टाइम है और 1 घंटा वक्त तो है, लेकिन ये घड़ी का वक्त नहीं है कि कौन सा घंटा, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक दिन अतवार, उसके बाद मैं कहता हूँ एक महीना, और यहाँ मैं कहता हूँ जनवरी या फरवरी, कोई भी महीने का नाम लिख लेता हूँ। और मैं कहता हूँ यहाँ पे एक साल, और यहाँ पे मैं कोई साल का नेम लिख लेता हूँ, मैं 2022 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मीन्स के जो रियल वक्त जो टाइम होगा उसको बताएंगे तो उसके साथ सिंस लगेगा और इसके साथ फार लगेगा। और अगर देखा जाए मॉर्निंग तो वो भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग से मुराद सुबह की मॉर्निंग है मौजूदा, वरना अगर प्रीवियस लिखेंगे तो उसके साथ फिर यस्टरडे लिखेंगे ये चीज़ें, तो मॉर्निंग भी इसमें आएगा। ठीक है, और उसके बाद इवनिंग वगैरह भी इसमें आ जाएगी इवनिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं जुमले के ऊपर, सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैं कहता हूँ, मैंने क्या मैं सिंपल एग्जांपल दी थी कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, आई, और उसके साथ आई के साथ क्या इस्तेमाल होता था, ही शी इट या सिंगल के नाम के साथ हैज़ इस्तेमाल होता था ना, तो और आई के साथ क्या हैव, तो यहाँ पे भी हैव आएगा, आई हैव। ठीक है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव बीन इस्तेमाल है, तो आई हैव बीन, काम क्या है, पढ़ाना है, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या है भाई, सिंपल सी बात है भाई, टीच। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होती है ना, तो क्या आएगा, आई हैव बीन टीच, फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब मैं सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, पढ़ाने की इंग्लिश टीचिंग आ गई। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं 1 घंटे से क्या है, किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, आई हैव बीन टीचिंग। या सिर्फ इतना कह रहे हैं आप, उसको किताब को अभी जिक्र ना करें, वो फिर आप डाउट में चले जाएंगे। मैं कहता हूँ मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, काम मेरा क्या है, पढ़ाना, आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, अब उसके बाद मेरा यहाँ पे जुमला ख़त्म हो जाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा आता है टाइम वाली बात कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब अगर 1 घंटा लिखूँगा तो उसके साथ क्या आएगा, फार आएगा ना, तो क्या आएगा, फार। एन हावर भी लिख सकते हैं आप, 1 हावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल आ गई। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे के बजाय मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं मैं 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश आई आ गई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते थे ना, तो मैंने क्या करना है, आई हैव। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा देनी है भाई, वहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड एक होता था, तब हम चले जाते। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब के अल्फाज जो है ना वो 2 बन रहे हैं। अब 2 बन रहे हैं तो क्या मैं उनको एक साथ लिख दूँ, नहीं भाई नहीं, उनके साथ एक नहीं लिखना, यही तो चेंजिंग है इस टेंस में। आपने क्या करना है, आई हैव हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा लिखा, दूसरे को रहने दिया, बीच में आपने नॉट लगाया, फिर आपने दूसरा हिस्सा लिखा। ये आपने याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चेंजिंग है। अगर यहाँ पे लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब के इमदादी फेल के 2 बन रहे हैं, एक हैव बन रहा है और एक बीन बन रहा है, तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो इनको एक साथ नहीं लिखेंगे, बाद में नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके दरमियान में नॉट लिखेंगे। तो क्या आएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि मैं 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा, तो 8 में क्या आएगा आपका, सिंस आएगा, सिंस 8 o'clock, 8 o'clock क्लॉक। ठीक है, अब सादा जुमला समझ आ गया और मनफी जुमला भी समझ आ गया। अब सवालिया जुमला वैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है। अब इसी एग्जांपल को हम सवालिया बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को ले आना है, हैव। अब सर वो तो आपने समझाया कि हैज़ और हैव और बीन को एक साथ नहीं रखना, तो अब जब सवालिया बना रहे हैं तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या हैव बीन एक साथ लिख दें, बाद में सब्जेक्ट वगैरह लिखें, नहीं, यहाँ पे भी वही तब्दीली है। सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, आई हैव आई बीन। अब हैव आई बीन, क्या मैं जो है ना वो ऐसा कहें कि मैं कहता हूँ कि क्या मैं जनवरी से लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बीन
पढ़ाने की इंग्लिश टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग, तो क्या जनवरी है तो क्या आएगा सिंस जनवरी। ठीक है, अब यही आपका क्वेश्चन वैलिड है, यही आपने दिमाग में रखना है कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे उसमें या तो सिंस और फार का इस्तेमाल होगा, बाकी वही उर्दू की पहचान होगी, सिंस और फार, हैज़ बीन और हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे हमने हैज़ बीन और हैव बीन क्या करना है, हैज़ बीन किसके साथ आना है, ही शी इट या सिंगल नाम के साथ, और बाकी सब के साथ हैव बीन। तो जब हम सवालिया या मनफी बनाएंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, जब मनफी बनाने लगे तो बीन से पहले और हैव से बाद नाट का इजाफा करना है। इसी तरह जब सवालिया बनाएंगे तो सबसे पहले हैव लिखना है, उसके दरमियान सब्जेक्ट लिख के फिर हमने बी लिखना है, फिर आगे जो है ना वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सारे मेरे ख्याल में ये जो प्रेजेंट टेंस है आपको समझ आया है। प्रेजेंट टेंस मैंने अपने पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको लास्ट में एक चीज़ लिख के देता हूँ जो आप उसको देखेंगे। चीज़ तो 3 लाइनों की है, लेकिन उन 3 लाइनों से आपको पूरे प्रेजेंट टेंस की जो है ना वो समझ आ जाती है, और अगर वही 3 लाइनें अगर आपको याद हैं तो आपको पूरा प्रेजेंट टेंस याद रहता है। अब वो कौन सी 3 लाइनें हैं, मैंने आपको पढ़ाया है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यही 4 काम पढ़ाए हैं। ये 4 काम किस टेंस में पढ़ाया है मैंने, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको, ये 4 काम जो पढ़ाया है मैंने वो प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया है। ठीक है, अब यही 4 काम अगर मैं इनकी पहचान बताऊं, सबसे पहले क्या है आपका इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान क्या है, इसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ याद कर लें, 2 से 3 लफ्ज़ कि इसमें अब जब हम इंग्लिश में देखेंगे एक तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी डू और डज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, हमने लिखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारी पहचान होगी तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब या तो डू और डज लगा होगा, या फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, या उसके अलावा एस या ई एस लगा हुआ होगा। इन तीनों चीज़ों में से हमारी पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रही होगी तो वहाँ पे एस या ई इस्तेमाल हो रहा होगा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही होगी तो वहाँ पे एस या ई इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, बल्कि उसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी क्या पहचान है भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहेंगे इज़, एम और आर। जहाँ पे भी आपको ये लफ्ज़ नज़र आए तो समझ जाना चाहिए कि आप ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वो कैसे है, साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी इस्तेमाल हो रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी इस्तेमाल हो रही होगी। क्या याद करना है, इज़, एम, आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसके बाद अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश की पहचान करा रहा हूँ, उसके बाद आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हम इसकी क्या पहचान है, इसकी यही पहचान है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगा या हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी। जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और साथ में हैज़ हैव दिया हो तो समझो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अब लास्ट में क्या था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी क्या पहचान है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, और लास्ट और क्या पहचान होगी, सिंस और फार इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये पहचान है, ये 4 टेंस है जो हमने पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इंग्लिश में डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एस या एस का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैज़ इस्तेमाल होगा या हैव इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा और साथ में सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर
समझ आया होगा। ये मेरा पढ़ाना जो है मैंने पढ़ाया है वो आपके जहन में बैठ जाएगा। आप फिर जो है ना एक बार अगर आपको वीडियो मींस के लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा आप वीडियोस को जो है ना देखें तो ज़रूर आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान वे में आपको ये समझाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लास्ट में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊँ, जो भी न्यू लेक्चर मिला है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।